आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ के शक्तिनगर इलाके में एक लोकेलिटी है मानस नगर। इसी मानस नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस के एक इंस्पेक्टर जो कि पीएससी बल के साथ कार्यरत थे, जिनका नाम सतीश कुमार था। इनकी रात में 2 बजे एक एक कर 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है। और यह घटना 12 और 13 नवंबर की दरमियानी रात की थी और साल 2023 था। साल 2023 12 और 13 नवंबर की दरमियानी रात जो कि दीपावली की रात थी। इस रात सतीश कुमार खुद और उनकी पत्नी भावना और एक 10 साल की उनकी बेटी, ये तीनों लोग अपने घर से निकलते हैं मानस नगर इलाके से और राजाजीपुरम के लिए जाते हैं। वो पूरा परिवार राजाजीपुरम पहुंचता है और रात के 2 बजे वो राजाजीपुरम से अपने घर मानस नगर वापस पहुंचते हैं। इस दौरान जो पत्नी भावना थी, उसकी तबीयत कुछ ख़राब हो जाती है। वो गाड़ी के पिछली सीट पर लेट जाती है। पिछली सीट पर भावना अपनी बेटी जो कि 10 साल की थी, उसे अपने साथ सुलाए रखती है और सतीश कुमार गाड़ी को अपने दरवाजे पर आकर लगाते हैं और गाड़ी से उतरकर अपने घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान एक अनजान व्यक्ति वहां पर आता है और एक एक कर लगातार सतीश कुमार के ऊपर 5 गोलियां फायर करता है, जिससे सतीश कुमार फौरन ज़मीन पर गिर जाते हैं। और जिस वक्त आखिरी गोली उसकी बंदूक से निकल रही थी, जिसकी आवाज़ सुनकर सतीश कुमार की पत्नी भावना की नींद खुलती और वो चीखते हुए गाड़ी से बाहर निकलती और जिस जगह पर उसके पति की बॉडी पड़ी हुई थी, वो उस जगह पर जाती। उसने अपने पति के हत्यारे को भागते हुए भी देखा था। वो देखती है कि उसके पति का जो हत्यारा है वो हुडी पहना हुआ है, जो सर्दी में एक स्वेटर की और टी शर्ट का कॉम्बो होता है जो लोग सर्दियों में पहनते हैं, वो भी कातिल भी उसी तरीके का हुडी पहना हुआ है। और वो ये देखती और चीखती, आसपास के लोगों को इकट्ठा करती। मोहल्ले के लोग जब इकट्ठा होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति फौरन पुलिस को कॉल करता है और सतीश कुमार को करीब के हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। जब डॉक्टर सतीश कुमार की बॉडी को चेक करते हैं तो वो सतीश कुमार को मृत घोषित कर देते हैं। जिसके बाद पुलिस आती है, पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इस दौरान पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ भी करती है और साथ ही जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें भी जुट जाती है। पूरे मानस नगर के जितने भी इलाके जहां पर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे, कैमरा, उसके सारे फुटेज को इकट्ठा करते हैं, उसकी जांच में जुटते हैं और मैनुअल पूछताछ जो एक एक करके लोगों से पूछताछ की जा रही थी वो भी करते हैं। इस दौरान पुलिस की टीम सतीश कुमार की पत्नी भावना से जब पूछताछ करती तो भावना वो सारी बातें बताती है पुलिस को जो उस रात घटी थी, जिस तरीके से वो गाड़ी में सो रही थी, जिसके बाद एक व्यक्ति उसके पति की हत्या करता है और वो भागता है और उसकी पहचान जो कि उसने हुडी पहना हुआ था, भावना वो भी पुलिस को बताती है। जिसके बाद पुलिस सारी चीज़ों को नोट करती है और साथ ही भावना से पुलिस की टीम में पूछती है कि आपके पति के साथ रिश्ता कैसा था। इस सवाल को सुनते ही भावना भावुक हो जाती, वो इमोशनल हो जाती और इस बात का जवाब भी देती है। भावना का जवाब ये था कि वो कहती है कि मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता कुछ अच्छा तो नहीं था, लेकिन वो मेरे पति थे। असल में उनके अंदर कुछ खराबियां थी और वो खराबी ये थी कि आए दिन वो नई नई लड़कियों के साथ रहा करते थे, उनके साथ उनका रिलेशन था और कभी कभी तो हद हो जाती थी, वो उन लड़कियों को घर पर भी लेकर आया करते थे। और कई मर्तबा ऐसा भी हुआ है कि मेरी बेटी ने भी उन्हें दूसरी लड़की के साथ देखा है। ये सारी बातें पुलिस सुनती है, पुलिस भी इस बात को लेकर थोड़ा इमोशनल होती और आगे की बात जब सुनती है तो पता ये चलता है कि सतीश कुमार इस वक्त कुछ तंत्र मंत्र के चक्कर में भी पड़ चुके थे, कुछ खजाने की खोजबीन के लिए, और वो उसके लिए एक ऐसी लड़की की तलाश कर रहे थे जिसके बदन पर कोई भी मार्क नहीं, यानी कोई भी चोट का निशान या कोई भी इंजरी का निशान ना हो। ये एक ऐसा अंधविश्वास है जिस अंधविश्वास में सतीश कुमार इस वक्त पड़ चुके थे। भावना के हिसाब से सारी कहानी पुलिस जब सुनती है, उसे नोट करती और इधर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन को भी चेक करती। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को भावना के बताए हुए रूप, जिस तरीके से उसने कातिल का हुलिया बताया था, क्योंकि उसने चेहरा तो देखा नहीं था, एक हुडी पहना हुआ व्यक्ति जो कि उसके पति की हत्या करके भाग रहा था, उसका जो हुलिया बताया था, उसी हुलिया का जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज को चेक करती तो एक व्यक्ति मानस नगर के एक इलाके से साइकिल से जाता हुआ पुलिस को नजर आता है। पुलिस कैमरे से उसका पीछा करती, यानी उसे ट्रैक करती, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को किसी भी कैमरे की फुटेज से उसका चेहरा नजर नहीं आता।
लेकिन ये साफ पता चलता है कि ये व्यक्ति उसी तरीके की हुडी पहना हुआ है और ये साइकिल से जा रहा है। पुलिस अब आगे की तफ्तीश अभी इस बीच कर ही रही थी। इसी दौरान पुलिस उस कार की भी जांच करती है जिस कार से राजाजीपुरम से ये लोग वापस मानस नगर आते हैं। उस कार की जांच के दौरान पुलिस जब फॉरेंसिक जांच करती तो उसमें पुलिस ये पाती कि इस कार में जीपीएस लगा हुआ है। पुलिस को जैसे ही पता चलता है कि इस कार में जीपीएस लगा है, पुलिस इस पर काफ़ी हैरानी जताती। उसके पीछे का कारण ये था कि एक व्यक्ति जो खुद उस कार को चलाता हो, दूसरा कोई व्यक्ति उस कार को चलाने वाला ना हो, तो फिर वो अपनी ही कार में जीपीएस क्यों लगवाएगा। जीपीएस अक्सर लोग लॉरी और जो टैक्सी होती, जो कंपनी टैक्सी चलवाती, वो अपनी कार में लगवाती हैं ताकि वो ड्राइवर पर निगरानी रख सके, ड्राइवर किस जगह पर जा रहा है, कहाँ पर कितना वक्त लगा रहा है, ये सारी चीज़ों की जो मॉनिटरिंग है वो कर सके। लेकिन एक व्यक्ति जिसकी खुद की कार हो और वो उसी कार में जीपीएस लगा रहा हो, तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। पुलिस को इस पर शक होता है। पुलिस उस जीपीएस की सारी डिटेल्स को निकालती है तो देखती है कि आखिर ये किस नंबर से कनेक्ट है और किस मोबाइल से इसका ऐप यूज़ किया जा रहा है। तो पुलिस को एक नंबर मिलता है, जिस नंबर को पुलिस जब खंगालती है तो पता चलता है कि ये नंबर जिस वक्त कत्ल हुआ था उस वक्त भी इसी मानस नगर के इलाके के आसपास नज़र आ रहा था। पुलिस जब उसका और पीछा करती है तो पीछा करते करते लखनऊ के एक ऐसे इलाके में पहुंचती है जहां पर पहुंचने के बाद पुलिस को काफ़ी तैज्जुब होता है। असल में वो इलाका एक ऐसा इलाका था जहां पर सतीश कुमार की ससुराल थी, यानी भावना का घर था, भावना का मायका था। पुलिस जब उस नंबर की डिटेल्स निकालती है तो पता ये चलता है कि ये नंबर भावना का तो नहीं। भावना ने सारी डिटेल्स पुलिस को बता चुकी थी और पुलिस को भावना के ऊपर कोई क्लियर कट शक हो भी नहीं रहा था। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति था जिसका भावना के साथ कोई रिलेशन है और वो भावना को कायदे से जानता है, या तो भावना के पति के साथ उसकी कोई दुश्मनी। इस वजह से पुलिस अब उस इलाके के सारे लोगों की तफ्तीश करती और सारी जानकारी निकालने की कोशिश करती। इस दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम देवेंद्र है और ये देवेंद्र कोई और नहीं बल्कि भावना का भाई है। और ये देवेंद्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करके इंजीनियर बन चुका था और उसी के साथ बैंकिंग फील्ड की भी पढ़ाई करने के बाद ये 4 साल तक बैंक में काम भी करता है और आखिर वक्त वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। यूपीएससी की तैयारी करने के बाद वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करता है। लेकिन इस बीच जब पुलिस और जानकारी निकालती तो पता ये चलता है कि असल में ये मोबाइल, जिस मोबाइल से इस जीपीएस को ऑपरेट किया जा रहा था, ये मोबाइल कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र यूज़ कर रहा है और देवेंद्र कोई और नहीं बल्कि भावना का भाई है। जब पुलिस को ये पता चलता है, पुलिस देवेंद्र को गिरफ्तार करती। देवेंद्र को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ करती तो उसी तरीके से आम जो मुलजिम होते हैं वो शुरुआत में जिस तरीके से सारी बातों से इनकार करते हैं वैसे देवेंद्र भी इनकार करता है। लेकिन आखिर में जाकर जब पुलिस एक एक कर सारे एविडेंस को उसके सामने रखती है, जीपीएस को और जो ऑपरेटर मोबाइल थे उसकी डिटेल्स को, सारी चीज़ों को सामने रखने के बाद देवेंद्र टूट जाता है और वो इस जुर्म को कबूल कर लेता है। जुर्म को कबूल करने के बाद वो कत्ल के पीछे की वजह और कत्ल का जो प्लान तय किया गया था वो और कत्ल में और कौन शामिल है वो सारी जानकारी पुलिस को देता है। सबसे पहले इस कत्ल में और कौन शामिल था तो उसमें निकल कर ये सामने आता है कि देवेंद्र के साथ उसकी खुद की जो बहन थी भावना, वो भी इस कत्ल में शामिल थी। पुलिस भावना को भी गिरफ्तार करती और अब कत्ल के पीछे की जो वजह होती वो पूछती। वजह जो निकल कर सामने आती है वो ये होती है कि असल में जो बुराई सतीश के अंदर थी उसी बुराई से खुद भावना और उसका भाई देवेंद्र काफ़ी परेशान हो चुके थे। 10 साल शादी को हो चुके थे लेकिन 10 साल में उसकी बहन भावना कभी सुकून से नहीं रह सकी। हमेशा उसका पति सतीश जो कि पीएससी का एक ऑफिसर था वो उसे परेशान किया करता था और अक्सर वो ऐसी लड़कियों को अपने घर लाया करता था जिनके साथ उसका एक अवैध रिलेशनशिप होता था। ये सारी जानकारी जब पुलिस को मिलती है तो पुलिस और जानकारी लेने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि इसी के चलते जो देवेंद्र था वो ये प्लान तय करता है कि वो अपने बहनोई यानी अपने जीजा का कत्ल करेगा और कत्ल करने के लिए वो एक एक बारीक से बारीक चीज़ों पर ध्यान देता है, जिसके बाद वो कत्ल के लिए पूरा तैयार हो जाता है। किस तरीके से कत्ल की प्लानिंग की गई थी वो खुद देवेंद्र बताता है। सबसे पहले वो अपने खुद के जो मोबाइल था उसे अपने घर पे रखता है और घर पे रखने के बाद अपने जो एक रिश्तेदार था, उसका जो बच्चा था, उसका कुछ नेफ्यू या कुछ था, उससे ये कहता है
कि रात में अगर तुम्हें भूख लगे, आज दिवाली की रात है, तुम्हें कुछ भूख लगे तो तुम कुछ मोबाइल से ऑर्डर कर देना और घर पे मंगा लेना। और साथ ही वो 10 दिन पहले एक सेकेंड हैंड मोबाइल का सेट खरीदा, जिससे वो उस गाड़ी में जीपीएस लगाने के बाद उसके ऐप को इंस्टॉल करता है और उसी से सारे जो एक्शन होते हैं उस पर निगरानी रखता है। और निगरानी के दौरान वो एक फेक नंबर निकालता है, जिस नंबर से उस कार की जीपीएस को अटैच्ड करता है। लेकिन वो इस बात का ध्यान नहीं देता कि वो जिस जगह पर रहेगा वहाँ पर इस नंबर की लोकेशन मौजूद हो जाएगी, इसका ध्यान नहीं देता। लेकिन और भी बाकी ऐसे एविडेंस थे जिसे वो छुपाने की पूरी कोशिश करता है। जैसे वो कत्ल करने के लिए बाइक से नहीं आया था, वो साइकिल से आया था और साइकिल उसने पहले कुछ उसी दिन खरीदी थी। और ख़रीदने के पीछे की वजह ये थी कि जब वो साइकिल से उस जगह से भागेगा तो ना तो उसका नंबर ट्रैक किया जा सकता है और ना ही कोई इस तरीके की गाड़ी की पहचान होगी जिससे उसको पकड़े जाने की संभावना कम हो जाएगी। इसी के साथ जब उसने बंदूक खरीदा तो बंदूक उसने ऑनलाइन संपर्क किया कुछ लोगों से, जिसके बाद कानपुर से जाकर उसने बंदूक लिया और एक देसी कट्टा लिया और उसी के साथ एक पिस्टल भी खरीदा। 2 बंदूक खरीदने के बाद वो ये 2 बंदूक इसलिए खरीदा था कि अगर एक मिस हो जाएगी तो वो दूसरे से अपने काम को अंजाम देगा, उसे धोखा खाने का कोई चांस ना मिले। इस वजह से वो 2-2 बंदूक खरीदता है। और साथ ही अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने एक ऐसी उड़ी खरीदी जो उड़ी उसने कभी पहले नहीं पहनी थी। ये सारे प्लान को तय करने के बाद जब उस रात भावना और सतीश अपनी बेटी के साथ राजाजी नगर से वापस आते हैं तो वो पहले से वहाँ पर घात लगाकर बैठा रहता है। जैसे ही सतीश गाड़ी से बाहर निकलता है, फौरन ये करीब आता और एक एक कर 5 गोलियां अपने बहनोई के सीने पर उतारता है, जिसके 56-57 सेकंड के बाद उसकी पत्नी भावना दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर चिल्लाते हुए निकलती और इस वक्त तक जो देवेंद्र होता है वो वहाँ से फरार हो जाता है। जिसके बाद पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल भेजती। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।